रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विमला और शीला रोज साथ बैठकर अपनी अपनी बहुओं की बुराई करती थी। ऐसे ही एक दिन शीला विमला को बोलती है, हाय हाय जीजी, मेरी बहू ने तो नाक में दम कर रखा है, ना जाने क्या चाहती है। बस एक चिंगारी लगा दो, लड़ने को तैयार है। मेरी बहू तो सुबह के 10 बजे तक बिस्तर से नहीं निकलती। बस मैंने बोल दिया तो इसी बात पर बोलने लगी। अच्छा, तो तू उसे काबू में कर ले, वरना तुझे उंगलियों पर नचाएगी। ये कोई बात हुई भला? अरे भाई, मायका हो तो 11 बजे उठ भी जाए बंदा, लेकिन ससुराल में तो सास से पहले उठकर चाय बनानी चाहिए ना। हाँ, बोल तो सही रही है तू, अभी से काबू में रखना चाहिए। जुबान तो उसकी बहुत चलती है, कैंची की तरह। अभी शादी को 1 ही महीना हुआ है। बस आजकल की बहुओं को तो कुछ मत बोलो, बम के गोले की तरह फट के गिरती है। लगता है हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसलिए हमें ऐसी बहुएं मिली हैं। चल अब जा रही हूँ, घर जाके देखूं तो सही क्या कर रही है वो। दोनों अपने अपने घर आ जाती है और विमला अपनी बहू खुशी को काबू में करने के लिए बात बात पर उसे ताने मारने लगती है, जिसके कारण खुशी भी उसे जवाब देती है। एक दिन खुशी घर की सफाई कर रही होती है, तभी विमला अपनी बहू को देखकर बस लड़ने का बहाना बनाते हुए बोलती है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ महारानी का? माँ जी, पूरे घर की सफाई कर रही हूँ, इतनी जल्दी काम कैसे खत्म हो जाएगा? वैसे भी आप तो मदद करवाती नहीं। अब बुढ़ापे में मैं तेरे साथ काम करवाऊं तो तुझे बहू बनाकर किस लिए लेकर आई थी मैं? बुढ़ापे में हो तो फिर एक जगह बैठ जाओ ना, घर घर जाकर चुगलियाँ क्यों करती हो? भगवान का नाम ले लिया करो, आपके कुछ काम आ जाएगा। लेकिन नहीं, बस आपसे तो लड़वा लो। तू कौन सी कम है? जा जाकर अपना काम कर और मेरे मुंह मत लग। तो आपके मुंह लगना भी कौन चाहता है? मैंने आपको न्योता नहीं दिया। आओ सासू माँ, मेरे सर में ईंटें मार दो। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, एक दिन इस बुढ़िया ने मुझे चैन से नहीं रहने दिया, खून भी रखा है मेरा। ऐसे ही दिन भर विमला और उसकी बहू के बीच में लड़ाई होती रहती थी और विमला अपनी बहू से हुई लड़ाई को शीला को बताए बिना नहीं रह पाती थी। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी सास बहू का नाटक देख रही होती है, तभी खुशी घर का काम खत्म करके अपना डांस इंडिया डांस शो देखने के लिए वहाँ आती है और अपनी सास को बोलती है, माँ जी, डांस इंडिया डांस आ रहा है, वो लगाना। मेरा नाटक आ रहा है, इसके खत्म होने के बाद देख लियो। माँ जी, आप एक ही नाटक बाद में भी तो देख सकती हैं, ये तो सुबह भी आ जाएगा, देख लेना। तो तू डांस इंडिया डांस देखकर नचनिया बनेगी क्या? मैं नहीं दे रही, नाटक आ रहा है मेरा। माँ जी, दिन भर आप टीवी देखोगे क्या? आपके लिए ही है क्या ये टीवी? सारा हक जमा कर बैठी हो इस पे। हाँ, दहेज में लाई है ना, इसलिए जुबान चला रही है। जा, मैं शीला के घर जाकर देख लेती हूँ। विमला चिढ़ते हुए शीला के घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक शाम खुशी खाना बनाकर सबके लिए टेबल पर खाना लाकर रख देती है, जिसके बाद खाना खाते हुए विमला बोलती है, मसाला इतना तेज कर रखा है तूने, मुझे मारने की पूरी तैयारी कर रखी है ताकि मेरे मरने के बाद अकेले इस घर पर राज करे। कहाँ है मम्मी इसमें मसाला तेज? सही तो है, मुझे तो तेज नहीं लग रहा। तू चुप कर, बीवी का गुलाम। तूने ही तो सर चढ़ा रखा है इसे, कुछ बोलता ही नहीं है। आया बीवी की तरफदारी करने वाला, रोज लड़ती है ये करमजली, खाना भी नहीं खाने देती, सारा सुख चैन छीनेगी मेरा। बताओ कितना मसाला तेज कर रखा है। माँ जी, कोई मसाला तेज नहीं है, एकदम परफेक्ट है। और अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना, तो कल से मैं आपको उबला हुआ खाना दे दूंगी। जब देखो कमी ही निकालती रहती हो। अरे अच्छा है कि आपका एक ही बेटा है, 2 होते ना तो दूसरी बहू आती, आप तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देती। मतलब मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी यहाँ? और क्या, कोई कमी तो छोड़ी नहीं आपने। अरे लड़ना बंद करो, कम से कम खाना खाते हुए तो मत लड़ो। कितना लड़ती हो दोनों, चुपचाप खा लो और सोने चलो। ऐसे ही अगली सुबह अनुज काम पर जाते जाते खुशी से बोलता है, खुशी, मेरे कपड़े धो देना, कल ऑफिस में मीटिंग है, रेड वाली शर्ट पहननी है मुझे। ठीक है, मैं धो दूंगी, अपना खाना लेते जाओ। माँ की बात पर ध्यान मत देना, इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। क्या फायदा, बात बढ़ेगी लड़ाई होगी। ठीक है। अनुज खुशी को समझाकर अपने ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद खुशी खाना बनाकर घर की सफाई कर लेती है और विमला बोलती है, बहू, कभी अच्छे अच्छे पकवान भी बना लिया कर। माँ जी, आपका पेट खराब हो जाता है, आप है ना सिंपल खाना खाया करो।
अब तू मुझे बताएगी मेरा पेट सही है या नहीं। जोर आ गया ना, जरा सा काम क्या बोल दिया। माँ जी, मुझे कोई जोर नहीं आता घर का काम करने में, लेकिन आप भी तो थोड़े बहुत हाथ पैर चला लिया करो। एकदम मरी भैंस की तरह पड़ी ही रहती हो। अरे शादी से पहले कोर्स किया था क्या कोई कि बहू आए तो उससे कैसे लड़ना है, उसे कैसे चैन से नहीं बैठने देना है। ओफो, ये मैंने क्या कर दिया। अनुज जी ने मुझे मना किया था कि जवाब नहीं देना, पर ये भी बिना बुलवाए कहाँ मानती है। अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करके खुशी कपड़े धोने चली जाती है। कपड़े धोते हुए गलती से बाथरूम के बाहर भी सर्फ का पानी बिखर जाता है। तभी विमला बड़बड़ाते हुए बाथरूम के बाहर से गुजरती है और सर्फ के पानी में पैर फिसलने पर वो तेजी से गिरते हुए कहती है, अरे मार दिया कल मुई ने, नास पिटी। मेरे भाग में तू ही थी क्या? मेरी कमर टूट गई। कौन से जन्म का बदला ले रही है? जानबूझकर तूने मुझे मारने की प्लानिंग करी ना। बस यही सोचती है कि कब मैं मरूं और कब तुझे छुटकारा मिले। अब देखती ही रहेगी कि उठाएगी भी मुझे। अरे माँ जी, क्या हुआ? मैंने आपको जानबूझकर नहीं गिराया, गलती से पैर स्लिप हो गया था। चलो मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। देखा, आप मेरे लिए बुरा सोच रही थी ना, भगवान ने आपके साथ ही कर दिया। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। खुशी विमला को उसके कमरे में लाकर लिटा देती है, जिस पर वो खुशी की बोली बात का जवाब देती है। ज्यादा मत बोल तू, तेरी जुबान खींच लूंगी। अब खाट पर पड़े हुए भी चैन नहीं है आपको, आराम कर लो। ए भगवान, उठा ले। आए मेरी कमर। अरे और कितना उठाएगा? जमीन से उठाकर आपको खटिया पर फेंक दिया। अब आप भी इतनी जल्दी ऊपर जाना नहीं चाहती, फिर बोल क्यों रही है? मैं अपनी नहीं तेरी बात कर रही हूँ। अरे मेरा टिकट कट गया तो आप लड़ोगी किससे? तू जा तो पहले। मैं चली गई तो आपके बेटे का क्या होगा? आपका दिन कट जाएगा मुझसे बिना लड़े। ऐसे ही विमला अपनी खुद की गलती की वजह से गिर जाती है और खुशी डॉक्टर को घर बुलाकर उसकी पट्टी करवा देती है और अनुज को भी सब बता देती है। विमला को गुम चोट लगने की वजह से उसके शरीर में दर्द रहने लगा, जिसके कारण वो चुपचाप बेड पर पड़ी रहती थी और खुशी अपनी सास की सेवा करते हुए उसको बेड पर ही सब कुछ ला कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन खुशी अपनी सास को बेड पर पड़े गुमसुम देखकर बोलती है, माँ जी, मुझसे बात करो ना, मुझसे लड़ो ना, कुछ तो कहो ना। देखो, आप ऐसे गुमसुम से अच्छी नहीं लगती। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा आपसे लड़े बिना। प्लीज कुछ तो बोलो, क्या सोच रही हो? अरे जल्दी ठीक हो जाओगी। बहू, मैंने तेरे साथ गलत करा। बेवजह औरों की बहुओं की तरह मैंने भी अपने दिमाग में भरम बैठा लिया कि सभी बहुएं एक जैसी होती है और मैं तुझे अपना रौब दिखाने लगी। मुझे माफ कर दे। हम दोनों ने मिलकर खूब लड़ाई कर ली। अब हम मिलकर और खुशी खुशी रहेंगे। खुशी का सेवा भाव देखकर विमला को एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगकर खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। कुंती अपने बेटे सुमेध से बोलती है, बेटा, मैंने जो काम बोला था वो आज शाम तक हो जाएगा ना? हाँ माँ, बस कुछ पेपर्स रह रहे थे, आज पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात को घर आकर डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ को कुछ पेपर्स देता है, जिसे अच्छे से देखकर कुंती अपनी बहू संश्री से उस पर साइन करने के लिए बोलती है। संश्री अपने हाथों में उन पेपर्स को लेकर कहती है, ये किस चीज के पेपर्स हैं माँ? बहू, ये अपने गुरुग्राम वाले घर के पेपर्स हैं और जो कि मैंने तेरे नाम कर दिए हैं ये घर, तो तू अब चुपचाप इस पे साइन कर दे। पर मैं सुमित, पहले ही आपने मुझे इतना सब कुछ दे रखा है, इसकी क्या जरूरत थी? तुम इस घर का हिस्सा हो, अब सब एक परिवार हैं। अगर माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती है और वो अपनी मर्जी से तुम्हें कुछ देना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? संश्री उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन संश्री हिचकिचाते हुए सुमित से बोलती है, सुमित, मुझे कुछ 2 लाख रुपए चाहिए थे। वो मेरे भाई को इन पैसों की नीड है, वो तुम्हें कुछ ही दिन में वापस दे देगा। मैं आज शाम तक दे दूंगा, ओके? इतना बोलकर वो ऑफिस चला जाता है, जहां वो एक कंपनी से बहुत बड़ी डील करता है और बिना पूरी जानकारी लिए वो उस कंपनी में अपना सारा पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। ये बात वो अपने घर में सबको बताता है, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है,
मुझे ना अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, पर बेटा जो भी करना सोच समझ कर करना। हाँ माँ, मैं जो कर रहा हूँ सब सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपने ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद वो अपना पूरा फोकस बस उसी प्रोजेक्ट के पीछे लगा देता है। कुछ ही दिनों के बाद उसको अपने एक दोस्त से पता चलता है कि उसने जिस कंपनी के साथ डील की थी वो पूरी तरह से फ्रॉड थी। ये जानते ही सुमित टेंशन में आ जाता है, पर अपने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताता और अकेले ही सब कुछ हैंडल करता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और अपनी कंपनी को फिर से उठाने के लिए वो बैंक से 2 करोड़ का लोन लेता है, पर उससे भी कुछ काम नहीं बनता और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। अब सुमित की हालत काफी खस्ता हो जाती है, पर फिर भी वो घर में किसी को कुछ नहीं बताता। और एक दिन वो अपने घर में अकेले कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर संश्री आकर उसे ऐसे देखती है और परेशान होकर वो उससे पूछती है, सुमित, क्या हुआ? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम बस मेरे पास बैठो। अच्छा ठीक है, तो आज हम बाहर घूमने चलते हैं और आते हुए शॉपिंग भी कर लेंगे। बहुत दिन हो गए हैं हम एक साथ कहीं बाहर नहीं जाते, और आज तुम भी हो तो चलो चलते हैं। हाँ चलो ना, चलते हैं। संश्री तैयार होने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही सुमित अपने दोस्त से फोन करके कुछ पैसे उधार मांग लेता है, जिसके बाद वो संश्री को बाहर ले जाता है और घर आते ही अपना फोन उसको चार्ज पर लगाने के लिए बोल देता है। साथ ही खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। संश्री जैसे ही फोन चार्ज पर लगाकर जाने लगती है कि तभी सुमित के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे संश्री उठाती है और कॉल पर वो इंसान उससे बोलता है, हेलो मैम, क्या सुमित सर से बात हो सकती है? जी अभी तो वो यहाँ नहीं है। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि क्या काम है? मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनको बता दूंगी। मैम मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर ने 2 करोड़ का लोन लिया था, टाइम पूरा हो गया है और अब तक उन्होंने लोन नहीं चुकाया। मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ तो वो फोन भी नहीं उठा रहे। आप उनसे बोल देना कि उनके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। संश्री बैंक वाले से बात करके टेबल पर खाना लगाती है और तभी वहाँ पर सुमित आ जाता है और सुमित से वो कहती है, सुमित, मेरे भाई को 30 लाख रुपए की जरूरत है, वो तुम्हें कुछ दिन में वापस दे देगा। ठीक है, मैं दे दूंगा, मुझे बस 1-2 दिन का टाइम दो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है तो। संश्री, मैंने बोला ना कि मैं दे दूंगा, तो मतलब दे दूंगा। इतना बोलकर सुमित अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन वो 30 लाख रुपए का इंतजाम करने लगता है। 4 से 5 दिन यूं ही बीत जाते हैं, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं होता और निराश होकर वो घर आता है। उसके घर आते ही संश्री उससे बोलती है, सुमित, इतने दिन हो गए पर अब तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। संश्री, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल मैं दे दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के सारे पैसे मिल जाएंगे। वही तो सुमित, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो मेरी एक आवाज पर तुम चांद तारे तोड़कर ले आते थे। खैर, कल तक मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। इतना बोलकर संश्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुमित से कहती है, सुमित, पैसे? संश्री, मैं तुम्हें देता हूँ पैसे, बस आज का टाइम दे दो। रहने दो सुमित, बहाने मत मारो। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुम मेरे भाई की कोई हेल्प नहीं करना चाहते? जब तुम्हें मुझसे और मेरे घर वालों से कोई मतलब ही नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। इतना बोलकर वो अपना बैग पैक करके घर से चली जाती है। सुमित उसको रोकता है पर वो नहीं मानती और उनकी आवाज सुनकर कुंती बाहर आती है, जो सुमित से कहती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? और ये बहू अपना बैग लेकर कहाँ गई? हाँ माँ, सब ठीक है। बहुत दिन हो गए थे ना, वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। ऐसे अकेले? नहीं, उसका भाई आया था। आप जाओ, आराम कर लो, सब ठीक है। अपनी माँ को अपने कमरे में भेजकर वो संश्री को कॉल करता है। उसे मनाने की कोशिश करता है पर संश्री उससे बात नहीं करती और 2 दिन के बाद उसको कॉल करके बोलती है, सुमित, तुम मेरे घर आ सकते हो? हाँ संश्री, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुम यहाँ आकर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये बोलकर वो फोन रख देती है और सुमित
बिना कोई देरी किए उसके पास जाता है, साथ ही उसको मनाता है, पर संश्री उसको एक थप्पड़ लगाकर उससे बोलती है, सुमित, तुम किस मिट्टी के बने हो? क्या मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? आखिर क्यों तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया? वो तो अच्छा है कि उस दिन बैंक वाले का कॉल आया और फिर तुम्हारे दोस्त से मुझे पूरी बात का पता चला। और ये रहे बैंक के पेपर्स। मेरे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी थी मैंने वो सारी बेच दी है। मैंने बैंक वालों का लोन भी चुका दिया है। बस इसीलिए मैं यहाँ आई थी। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने घर वापस आते हैं, जहाँ कुंती सारा सामान लेकर बाहर निकल ही रही होती है। ये सब देखकर सुमित अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब क्या है? सुमित, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझे और माँ को ये घर भी बेचना पड़ा। माँ, आपको भी सब पता था ना? हाँ, बहू ने मुझे सब कुछ बता दिया। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब परिवार एक होता है ना तो सारी मुसीबत का सामना वो एक साथ कर लेता है, लेकिन इसके लिए एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सुमित, जिंदगी में पाने का हकदार वही होता है जो खोता है। ये बोलकर वो सभी अपना बैग लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और सब मिलकर एक बार फिर से जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं और अपना सब कुछ दोबारा वापस हासिल कर लेते हैं। यही तो बात होती है एक परिवार की ताकत में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये परिवार से जुड़ी हुई कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा परिवार जो मुसीबत के समय अपने घर वालों के साथ इसी तरह खड़ा होता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दर्शना और अमन एक बेकरी शॉप में बर्गर खा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि बिल काउंटर पर होता है और वो दुकान वाले से बोलता है, क्या मैं आपको बिल दे सकता हूँ? मैं रोज यहाँ से आता जाता हूँ। वो क्या है ना कि आज मैं अपना पर्स भूल गया और जल्दी के चक्कर में फोन भी मेरा घर पे रह गया। वहीं पास में ही एक लड़की खड़ी होती है जो कि काफी ज्यादा लेट हो रही होती है। वो बिलिंग काउंटर वाले को पैसे देकर उससे कहती है, अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप इनके भी पैसे इसी में काट लीजिए। पर मैडम। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे देना। इतना बोलकर वो लड़की उसका भी बिल पे करके वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को देखकर अमन दर्शना से कहता है, दर्शु, हम भी पहली बार यहीं और ऐसे मिले थे ना? हाँ, और तब से तुम्हारा और मेरा साथ बना हुआ है और अब तो ये साथ 7 जन्मों का हो गया है। हाँ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने पहले दिन को याद करते हैं कि आखिर किस तरह से उन दोनों ने जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक साथ देखा और इस सब के बाद भी आज वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में अपने पुराने दिनों में खो जाते हैं, जहां अगले दिन उसी शॉप में अमन दर्शना को पैसे देने के लिए आता है और उसको 2000 का नोट देता है, जिस पर दर्शना उससे बोलती है, 2000? पर मेरे पास अभी चेंज नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे फिर कभी दे देना। पर मैं आपके पैसे वापस कैसे दूंगी अगर इन फ्यूचर हम कभी नहीं मिल पाए तो? कोई बात नहीं, आप मुझसे मेरा नंबर ले लो और आराम से जब आपके पास हो तब दे देना। अमन उसको अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों के बाद दर्शना उसे कॉल करके उसके पैसे वापस ले जाने को बोलती है। अमन अपने पैसे लेने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद उन दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन दोनों को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन अमन दर्शना को रिंग देकर आखिर उसको अपने दिल की बात बता ही देता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन दर्शना अमन को अपने बेस्ट फ्रेंड मोहन से मिलवाने के लिए एक पार्क के बाहर बुलाती है, जहां वो अपने दोस्त के साथ खड़ी होती है। अमन के वहां आते ही दर्शना अमन से कहती है, अमन, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहन, जिसके बारे में मैं तुम्हें हमेशा बताती थी। और मोहन, सॉरी, मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई। ये है मेरा बॉयफ्रेंड अमन। बस इसके लिए बुलाया था यार, कम से कम बता तो देती, मैं टाइम निकाल कर आता मोहन से मिलने। मुझे लगा तुम्हें कुछ जरूरी काम है। खैर, हेलो ब्रो, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा दर्शु,
अपना ख्याल रखना तुम। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। इतना बोलकर अमन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद दर्शना मोहन से कहती है, कैसा लगा अमन, अच्छा है ना? तुझे यही पसंद आया? खैर, तूने बीएफ बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। मोहन की नाराजगी देखकर वो उसे मनाने की कोशिश करती है, पर मोहन मन ही मन दर्शना को पसंद करता था। इसीलिए वो अमन को दर्शना से दूर करने के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक दिन दर्शना एक रेस्टोरेंट में अमन का इंतजार कर रही होती है और मोहन उसके पास जाकर उससे बोलता है, तू यहाँ किसका वेट कर रही है? यार, अमन मुझसे यहाँ मिलने आने वाला था, मैं बस उसी का वेट कर रही थी। फिर तो यूं ही वेट करती रहे, क्योंकि वो आने वाला नहीं है। मैंने अभी उसको किसी और लड़की के साथ बाइक पर जाते हुए देखा है, और जिस तरह वो लड़की उसके साथ बैठी थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो उसकी जीएफ हो। मोहन की बात सुनकर दर्शना अमन को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है, पर उसका फोन नहीं लगता, जिसकी वजह से वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद अमन दर्शना से मिलता है और उससे बोलता है, दर्शु, यार सॉरी ना, मैं उस दिन लेट हो गया था, पर जब तक मैं आया तब तक तुम वहाँ से चली गई थी। मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ने उसके घर जा रहा था तो तुम्हारी कॉल आई थी, और उसको उठाने के चक्कर में मेरे हाथों फोन नीचे गिर गया और वो टूट गया। फ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड थी? दर्शु, ये सब क्या बोल रही हो तुम? दर्शना बिना उसकी कोई बात सुने वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्त मोहन से मिलती है। दर्शना को ऐसे उदास देखकर मोहन उससे बोलता है, क्या हुआ तुझे? उदास क्यों है? कुछ नहीं। मुझे पता है तू आज फिर उस अमन की वजह से अपसेट है। तू उसको छोड़ क्यों नहीं देती यार? वो तेरे लायक है ही नहीं। मोहन दर्शना को अमन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और दर्शना उसके भड़कावे में आकर अमन को छोड़कर उसका नंबर ब्लॉक करके उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है। ऐसे ही एक दिन मोहन और दर्शना एक बार फिर से बुक शॉप पर बुक ले रहे होते हैं और अमन वहीं से जा रहा होता है। अमन को देखकर दर्शना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना बुक लिए मोहन से वो बोलती है, मैं अभी आती हूँ, तुम जब तक बुक ले लो। यार, तेरा और उसका कोई साथ नहीं है, तू उसको भूल क्यों नहीं जाती? नहीं भूल सकती मैं उसे, और ना ही छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैं आज उससे दूर हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। दर्शना मोहन की बातों का जवाब देकर वहाँ से पानी पीने का बहाना बनाकर चली जाती है। दर्शना वहाँ से जाती ही है कि अमन मोहन के पास आकर उससे बोलता है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सब पता है कि उसको तुमने ही मुझसे दूर किया है। हाँ, सब कुछ मैंने किया है और करूँगा भी, जब तक वो तुझसे नफरत न करने लगे, क्योंकि दर्शना सिर्फ मेरी है और उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, और अब तू हमारी नजरों और जिंदगी से दूर चले जा। अमन उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, पर दर्शना उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और सारा सच उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो मोहन के पास जाकर उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, तेरा मेरा कोई साथ नहीं है, समझ गया तू? और जो तूने मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ये बोलकर वो अमन के पीछे जाती है और उसे रोककर उससे कहती है, अमन, अमन, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर उस वक्त भरोसा नहीं किया, पर अब मुझे सारा सच पता लग गया है। इतना बोलकर वो उसको गले लगा लेती है। ये सब कुछ सोचकर दर्शना अमन से बोलती है, अमन, अब चले यहाँ से, बहुत देर हो चुकी है। ये बोलकर वो दोनों बिल काउंटर पर जाते हैं, जहाँ अमन बिल पे करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि वो अपना फोन और अपना पर्स घर पर ही भूल गया है। ऐसे में दर्शना मुस्कुराते हुए शॉप वाले से बोलती है, भैया ये लीजिए पैसे, और तुम कभी सुधरना मत, हमेशा पैसे और पर्स घर पर ही भूल आते हो। मेरी दर्शु है ना मेरे साथ। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं और इसी तरह एक साथ खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।